वेलकम टू आरजी सोशल स्टडी फ्रेंड्स। सभी आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स। ये पहला प्रश्न देख करके आप ये अंदाजा मत लगा लीजिएगा और दूसरा देख करके कि इसमें जो भी प्रश्न है हमको सब याद है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है। आपको केवल इतिहास और भूगोल से प्रश्न तो पूछता नहीं है, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखिए या नहीं देखिए, लेकिन पूरे प्रश्नों को आप जरूर देख लीजिएगा और उसमें जो आपको याद नहीं होगा आप उस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, और जो प्रश्न याद है उसका तो कोई जरूर मतलब ही नहीं है। इसलिए इसमें करीब 10 से 11 प्रश्न है, छोटी सी वीडियो है, आप सभी प्रश्नों को वाच एक बार जरूर कर लीजिएगा। आज जो प्रश्न याद नहीं होंगे आप उसको ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए ये सभी वीवीआई प्रश्न है, आप याद रखिएगा। इसलिए सभी प्रश्नों को बिल्कुल आप एक बार वाच जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर दीजिएगा कि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन, चाहे वो लाइव क्लास हो या वीडियो अपलोड का वीडियो हो, उसका नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। और इसका जो पहला प्रश्न है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है कैसे, यानी कि ये प्रश्न कह रहा है कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो फिर गरीबी को ही आप आगे बढ़ाइएगा कैसे, इसके बारे में लिखना है। इसका जवाब होगा कि गरीब इसलिए गरीब है कि गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है। क्या कह रहा है कि गरीब होने के कारण उनकी जो इनकम है वो कम होती है। दूसरा क्या पॉइंट है कि अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश अधिक है, यानी कि अशिक्षा उन लोगों में बहुत ज़्यादा है, यानी कि पढ़ते लिखते बहुत कम हैं। अज्ञानता है, और अज्ञानतावश होता क्या है कि वो परिवार नियोजन के बारे में जान नहीं पाते हैं, जिसके कारण उन लोगों का जन्म दर जो है बहुत ज़्यादा है। फलतः उनकी अगली पीढ़ी जो है अधिक गरीब हो जाती है, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा उनके घर में, एक तो गरीब हैं, दूसरे से जनसंख्या बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि अगली पीढ़ी जो है और उससे अधिक गरीब हो जाएगी। गरीबी का कुचक्र अनवरत चलता रहता है। इसका अर्थ है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना के विभिन्न भागों की विवेचना कीजिए। अर्थव्यवस्था की संरचना के विभिन्न भागों की विवेचना कीजिए। इसका जवाब होगा कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाग से है। इसके संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यानपूर्वक आप सुनते चलिएगा, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप बिल्कुल ही आपको ये प्रश्न का जवाब याद हो जाएगा। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। द्वितीयक क्षेत्र को इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं इत्यादि। और तृतीयक क्षेत्र में आते हैं सेवा क्षेत्र। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होते हैं। ये हमने आप लोगों को लाइव क्लास में ऑब्जेक्टिव में भी क्लियर किया था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब तो पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि कुल या सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। कुल या सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? इसका जवाब होगा कि किसी वर्ष विशेष में किसी देश में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा कुल या सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी है। और ये प्रश्न 2017 के एनुअल फाइनल एग्जाम में आया हुआ है, इस बात को याद रख लेंगे। छोटा प्रश्न है, बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन का अर्थ क्या है। कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन का अर्थ क्या है? इसका जवाब होगा कि किसी भी देश में एक वर्ष के भीतर जितनी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। बिल्कुल एक सेंटेंस है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप इसको याद कर लेंगे। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि आय और उपभोग में क्या अंतर है, विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए लिख सकता है, स्पष्ट कीजिए लिख सकता है, वर्णन करें लिख सकते हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है, कुछ भी लिख सकता है, सबका मायने एक ही होता है। चलिए हम इसका जवाब जानते हैं। आय और उपभोग में अंतर इस प्रकार है, यानी कि पहला लाइन हमको लिख देना इस प्रकार से कि आय और उपभोग में अंतर इस प्रकार से है या निम्नलिखित है। क्लियर है? अब हमको क्या करना है कि इसको डिवाइड कर देना है 2 भागों में। ठीक है, एक तरफ रहेगा आय और दूसरी तरफ उपभोग। पहला अब आय में लिखेंगे कि आर्थिक परिवर्तनों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है उसे आय कहते हैं। दूसरा होगा आय अर्जन से प्रत्यक्ष संतोष नहीं मिलता है। और तीसरा होगा इसी में आपको आय में ही कि आय से वस्तु की उपयोगिता नष्ट नहीं होती है। चलिए अब चलते हैं उपभोग की तरफ। उपभोग ठीक इसके उलट हो जाएगा।
पहला होगा कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए धन के प्रयोग का उपभोग कहते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए धन के प्रयोग को उपभोग कहते हैं, यानी कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं अगर हम उसको खरीदेंगे, उससे अपनी पूर्ति करेंगे तो क्या होगा, वो धन का उपभोग कहलाएगा। उपभोग से प्रत्यक्ष संतोष प्राप्त होता है, यानी कि कोई भी वस्तु खाएंगे, पहनेंगे या कोई सामान अगर घर में खरीद के लाएंगे तो उससे क्या होगा, प्रत्यक्ष, यानी कि उसी समय संतोष प्राप्त होता है। और तीसरा होगा कि लेकिन उपभोग से वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो जाती है। अगर किसी वस्तु को हम उपभोग करेंगे तो उसकी उपयोगिता तो धीरे धीरे नष्ट होगी ही। क्लियर है? इस तरह से आप आय और उपभोग के बारे में अंतर दिखा दीजिएगा। यहाँ पर उपयोग दिया है, गलती दिया है, उपभोग होना चाहिए कि आय और उपभोग में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि आय से आप क्या समझते हैं। आय से आप क्या समझते हैं, चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को जो पारिश्रमिक मिलता है, यानी कि किसी भी तरह से शारीरिक रूप से अगर हम मेहनत करते हैं या मानसिक यानी कंप्यूटर वगैरह पर काम करते हैं तो अगर उससे हमको जो पैसा मिलता है तो वो आय कहलाता है। उदाहरण के लिए कोई प्रोफेसर यदि वर्ग में बच्चों को पढ़ाता है तो उसके बदले उसे मासिक वेतन मिलता है, यह वेतन ही आय है। क्लियर है? जैसे कि आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं तो आपसे हमको क्या आया है आप लोग हमको प्रत्यक्ष रूप से कोई राशि तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि हम आपके फर्ज को अपने फर्ज की पूर्ति कर रहे हैं, और आप लोगों का काम है कि जितना ध्यान से पढ़िए और आगे बढ़िए। चलिए हम सवाल नंबर 7 देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य किसी देश में किसी दिए गए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कुल उत्पादित मात्रा है। उदाहरण के लिए वर्ष 2009-10 में यदि खाद्यान्न से 40 लाख करोड़ रुपए एवं अन्य सेवाओं से प्राप्त लाभ 60 करोड़ है तो यह सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है, अन्य सेवाओं से प्राप्त लाभ 60 करोड़ है तो यह सकल घरेलू उत्पाद है। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय क्या है इसको हम जानेंगे, यानी कि पर व्यक्ति कितना कमाना चाहिए। देखिए जैसे कि हम यहाँ बता दें, छूट रहा है, ये भी चीज़ क्लियर करता चलना चाहिए। ये 2016 के एनुअल एग्जाम में फाइनल में आया हुआ है, और जो 8 नंबर पर सवाल है 2015 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ है। चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग। कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए एज एग्जाम्पल, भारत की कुल राष्ट्रीय आय यदि 1 करोड़ रुपया है एवं जनसंख्या 1 करोड़ है तो प्रति व्यक्ति आय 1 रुपया होगी। अगर आप मैथ के अच्छे समझदार हैं, मैथ अच्छे से बनाते हैं तो आप इसको समझ गए होंगे। प्रति व्यक्ति आय इजकल टू राष्ट्रीय आय माइनस देश की कुल आय। 2008-9 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया था। संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ 70,361 रुपये, गोवा में था 50,565 रुपये तथा बिहार में प्रति व्यक्ति आय 10,570 रुपये। देखिए कितना कम है हमारे यहाँ बिहार में। 2007-8 था। बिहार में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना तथा सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर था। चलिए हम सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी। सवाल को रिपीट इसलिए कर देते हैं कि सवाल को समझिए, इसके बाद जवाब दीजिए। चलिए इसका जवाब जानते हैं। 1868 ईस्वी में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। प्रति व्यक्ति आय उस समय 20 रुपये वार्षिक था। अब सोचिए 20 रुपया वार्षिक आय था कब, 1868 ईस्वी में। आज यह आय काफ़ी बढ़ चुकी है। 2008-9 में भारत का प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपये था। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है, यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है कौन सी संस्था करती है। इसका जवाब होगा कि भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। एक वर्ष में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय में केवल वही सेवाएं शामिल होती हैं जिनके बदले भुगतान होता है। राष्ट्रीय आय बराबर उपभोग व्यय प्लस विनियोग। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें, और ये प्रश्न 2011 के कंपार्टमेंटल और 2015 के फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। चलिए जवाब जानते हैं।
राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाइयाँ होती हैं। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना, मूल्य के मामले में मूल्य के मापने में कठिनाई इत्यादि।